हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया सब। तो हमारा इंडियन पॉलिटी के डे 3 में आंसर राइटिंग सेशन में आरएस मेंस के लिए आपका स्वागत है। और हम आज के क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल एड। तो सबसे पहला पार्ट क्या है कि कौन कौन एंटाइटल्ड है फ्री लीगल एड के लिए। असेस द रोल ऑफ नालसा इन रेंडरिंग फ्री लीगल एड इन इंडिया। तब क्या है, इस क्वेश्चन के देखो दो पार्ट हैं। एक तो सबसे पहले क्या है कि कौन कौन एंटाइटल्ड रिसीव करने के लिए फ्री लीगल एड, और दूसरा है कि नालसा का क्या रोल है फ्री लीगल एड को इंश्योर करने में। तो क्या हो गए, दो पार्ट हो गए। तो सबसे पहले तो हम इंट्रो लिखेंगे। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारी फ्री लीगल एड है वो कौन सा आर्टिकल इंश्योर करता है हमें, तो ये आर्टिकल 39 ए इंश्योर करता है। किससे आया था आर्टिकल 39 ए इंश्योर करता है। किससे आया था ये, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। कब आया था ये, 1976 में आया था। तो इससे हमारा इंट्रो क्या हो जाएगा, हम इंट्रो लिखेंगे कि आर्टिकल 39 ए एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 mandates state to provide free legal aid। फ्री किस लिए, टू एंश्योर जस्टिस टू ऑल सिटीजन्स। अब इंट्रो में एक लाइन और लिखेंगे, टू इंप्लीमेंट दिस प्रोविजन लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। was implemented। तो देखो दो चीज इंपॉर्टेंट होगी। क्या क्या लिखा है अपन ने, एक तो अपन लिख देंगे कौन सा आर्टिकल है, कि एक डीपीएसपी भी लिख सकते हो शायद, या कुछ थोड़ा बहुत इंट्रो आप अपने हिसाब से चेंज करो। पहले तीन चीजें ध्यान रखना, आप 39 ए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिख देना। डीपीएसपी क्या इंश्योर करता है, फ्री लीगल एड। किस लिए ये, जस्टिस टू ऑल इट्स सिटीजन इंश्योर करने के लिए। और साथ ही साथ आपको ये है कि एनरिचमेंट के लिए आंसर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, कि ये वो एक्ट है जिससे क्या अपन फ्री लीगल एड इंश्योर कर रहे हैं। तो जब अपन मेन बॉडी स्टार्ट करेंगे, अब यहां से जब पहला पार्ट है कि किस किस को अपन क्या कर रहे हैं, फ्री लीगल एड के लिए एंटाइटल कौन कौन है। तो देखो अगर आपको आंसर नहीं पता होता, एग्जाम में जाते आपको नहीं पता था लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, या आपकी इन्फॉर्मेशन तब तक नहीं थी, तो अगर आपसे सीधा एग्जाम में आता, नहीं पढ़ा हुआ होता, तो भी फ्री लीगल एड के लिए तो अपन क्या क्या लिख सकते थे। सबसे पहले क्या लिख सकते थे, अपने को पता है क्या कि कोई ना कोई इनकम क्राइटेरिया होगा। तो क्या होगा, इनकम क्राइटेरिया होता कोई कोई, ये पता है ना। तो अपन ये लिख सकते थे, पुअर पीपल विद इनकम लेस देन ए पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड, इतना लिख सकते थे कि इनकम क्राइटेरिया होगा कुछ उससे नीचे वाले। एक अपने को पता है कि कोई भी चीज है, अगर कोई ऐसा एक्ट आ रहा है तो किसको मिलेगा, मिलेगा SC ST को मिलेगा, मिलेगा। एक तीसरा, किसको ऐसा एक्ट आ रहा है तो मिलेगा, मिलेगा वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये अपन सब अपनी किससे लिख सकते थे, ये अपन अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कर सकते थे कि इन सब को तो ये एक्ट में ये जो एंटाइटलमेंट है ये रिसीव होगा ही होगा। उसके बाद अगर अपने को पता होता, नहीं पता होता तो भी अपन क्या लिखते कि वह पर्सन विद डिसेबिलिटीज वगैरह जो हैं उनको भी मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ना पर्सन विद डिसेबिलिटीज से। एक है जो कि पर्सन है इन कस्टडी में, क्योंकि आपने कोई भी टीवी सीरीज देखी होगी इससे रिलेटेड, या कुछ भी कोई मूवी देखी होगी हॉलीवुड बॉलीवुड, तो इसमें क्या होता है, कोई भी जेल में होता है, अगर वो इंश्योर नहीं कर पाता खुद के लिए तो उसको भी तो मिलता है ना लीगल एड। तो कौन भाई, कितनी भी इनकम हो, कई बार कस्टडी में आते हैं तो आप अपने रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाते, तो अगर कोई अपना डिफेंस नहीं कर रहा तो उसको डिफेंस लॉयर मिलता है ना, पर्सन विद जो कस्टडी में उन सबको मिलता है। तो इतने तो अपन लिख ही सकते थे।
अगर अब अपन देखते हैं कैरेक्टर, अपन थोड़ा सा एनरिचमेंट कैसे कर सकते थे। तो सबसे पहली बात तो ये किससे, ये कहाँ पे डिसाइड है कि कौन कौन रिसीव करेंगे फ्री लीगल एड। तो ये आर्टिकल 39A के अंदर नहीं लिखा हुआ है, ये किस में लिखा हुआ है, जो सेक्शन 12 है किसका, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 का। तो इसका जो सेक्शन 12 है उसमें लिस्ट दी हुई है एंटाइटल्ड की, कौन कौन एंटाइटल्ड है। तो इनके अलावा कौन कौन है जो अपन ने लिख लिया, जो अपन लिखते हैं इसके अलावा, जो इंडस्ट्रियल वर्कर है, इंडस्ट्रियल वर्कर है ना। क्यों एंटाइटल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर, भाई उनके सामने कौन होगा, मालिक होगा इंडस्ट्री का, उसके पास तो बहुत ज्यादा पैसा है, तो उससे वो टक्कर नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए उनको अलाउ करना जरूरी है। एक क्या था अपन ने, सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन तो अपन वुमेन और उनके साथ सीनियर सिटीजन अपन लिखते ही कि सीनियर सिटीजन वगैरह को होगा ही होगा। इसके अलावा अपन जो लो इनकम ग्रुप्स हैं या विक्टिम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, ये अपन मिस कर सकते थे कि विक्टिम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। तो ये याद रखना कि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप ये सब लिख के आओ, इनमें से 5 से 7 पॉइंट लिखते ही आपका आंसर क्या हो गया, क्योंकि आपके पास जगह भी तो लिमिटेड है, एग्जाम प्रेशर है। आप बस ये याद रखो, जो 5 शुरुआत के पॉइंट बताइए क्या किस लिए यहाँ लिखे, सीनियर सिटीजन भी यहाँ लिख लेना। ये क्या है, ये ऐसे पॉइंट है जो आपके सीधे याद आ जाएंगे। आप सेक्शन 12 से एनरिचमेंट कर लेना, सेक्शन 12 है जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 का, ये एंटाइटल्ड करता है कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को। अब हम सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, नालसा का क्या रोल है फ्री लीगल एड इंश्योर करने के लिए इंडिया में। तो सेकंड पार्ट में क्या है, रोल ऑफ नालसा। तो नालसा क्या है, नालसा की नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है इसका नाम। नालसा का क्या है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये क्या है, ये अपेक्स बॉडी है, किस चीज के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। ये क्या है, अपेक्स बॉडी है, इंप्लीमेंट करने के लिए। हमारा जो एक्ट था लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट था जो, तो अगर कोई लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के लिए कोई अगर अपेक्स बॉडी बना रखी है जिसको इंप्लीमेंट करना है, फ्री लीगल एड को इंप्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले तो फ्री लीगल एड को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या होगा, जनता को पता हो कि भाई फ्री लीगल एड है भी देश के अंदर। तो सबसे पहला काम तो क्या होगा, अवेयरनेस का, अलग अलग माध्यम से अवेयर किया जाए जनता को कि भाई फ्री लीगल एड कुछ है, ऐसा कोई प्रोविजन है। तो अवेयरनेस के लिए कैंप्स लगाती है नालसा, अलग अलग जगह कैंप्स लगाती है, या फिर वॉलंटियर्स होते हैं जिनको भेजती है, या जो पीपल्स को रीच आउट करती है। तो सबसे पहला काम क्या है नालसा का, अवेयरनेस का। दूसरा काम क्या है कि लीगल इसके साथ साथ क्या है कि लीगल लिटरेसी भी लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अवेयरनेस का पार्ट क्या है कि लीगली लिटरेट हो लोग, जब लीगली लिटरेट और जो अवेयरनेस है ये होगा तभी तो लोग जो यूज कर पाएंगे फ्री लीगल एड का जो प्रोविजन दिया हुआ है। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे अगर जो कॉन्क्रीट जो ग्राउंड लेवल पे जाकर कोई काम करती है तो लगाती है लीगल क्लिनिक्स, और उसके साथ साथ दूसरी चीज और क्या देती है, लीगल काउंसिल्स भी देती है। लीगल क्लिनिक्स तो क्या होते हैं कि कुछ जो प्राइवेट भी वकील होते हैं या कोई भी, आपने मामला लीगल अभी चल रहा है, देखो लीगल के आसपास अभी मामला लीगल है चल रहा है, तो फर्स्ट सीजन में जब वो जाती है ना, वो गांव में जाती है, वो लोगों को कन्विंस करने के लिए मैं आपका केस लेती हूँ या गाइड करने के लिए जाती है, तो वो होते हैं लीगल क्लिनिक्स होते हैं। क्या होता है कि प्राइवेट वकील जाके और नालसा की तरफ से लीगल क्लिनिक्स लगाते हैं, जिससे कि लोगों को क्या कर सकें, केस ले सके उनके, और उनको फ्री में लीगल एड दे सके। लीगल काउंसिल कैसे, एक तो पोस्ट होती है काउंसलर की, जो पोस्ट होती है लीगल काउंसलर की, क्या होता है, सरकारी वकील होता है ना, एक नाम सुना होगा सरकारी वकील मिलेगा, तो वो सब क्या है, वो इंप्लीमेंट करने के लिए फ्री लीगल एड, लीगल काउंसिल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तीसरा क्या है, ट्रेनिंग फॉर लॉयर्स, लॉयर्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है भैया इस चीज में। और इससे इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो सबसे ज्यादा आप सुनते होंगे वो है अल्टरनेट
डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, एडीआर अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है। इसके अंदर क्या लगते हैं, अलग अलग प्रोविजंस करने की कोशिश करते हैं नालसा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लीगल चैनल से हटके दूसरे चैनल्स के थ्रू पहुंचा जा सके। इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है, लोक अदालत। लोक अदालत में क्या होता है, ऐसे सुनवाई नहीं होती जैसे कि जज होता है और बैठ के जो नॉर्मल प्रोसीजर से सुनवाई होती है, और जिसमें सीआरपीसी और मतलब काफी जो एविडेंस एक्ट वगैरह उन सबको ध्यान में रखते हुए सुनवाई हो। नहीं, लोक अदालत सीधी नॉर्मल प्रोसीजर होता है, जिसमें कि नॉर्मल लोग जाके बिना ज्यादा खर्चा किए हुए अपने केस की सुनवाई कर सकें। तो लोक अदालत क्या, जिससे ज्यादा से ज्यादा केसों का निपटारा हो सके, इसलिए क्या लगाई जाती है, लोक अदालत। आपने नाम सुना होगा लोक अदालत का सबने। तो लोक अदालत में क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी केस डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन करने के लिए जो बहुत ज्यादा पेंडिंग केसेस है उनके लिए गांव गांव में, शहर शहर में, सब जगह क्या लगती है, लोक अदालत लगती है। इनमें जो छोटे मोटे मैटर्स हैं उनको जल्दी से, जो काफी टाइम से खिंचे आ रहे हैं या फिर जिनका बहुत कम मतलब कि मॉनेटरी कंपनसेशन है, ऐसे सब जो मैटर्स लोक अदालत उनको कोर्ट के बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए लोक अदालत का प्रोविजन है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा काफी इसका काम है लॉन्च करना क्या, स्कीम्स और इनिशिएटिव्स। क्या स्कीम्स और इनिशिएटिव्स, वो स्कीम्स और इनिशिएटिव्स जो इंश्योर कर सकें लोगों तक फ्री लीगल एड पहुंच जाए। ये काम किसका है, नालसा का हो गया। अब क्या होगा, अब अपन देखते हैं कंक्लूजन। अपने पास जगह इतनी है, एग्जाम में भी आपके पास जगह इतनी होगी। तो कंक्लूजन, एक तो आप क्या कंक्लूजन लिख सकते हो कि नालसा का थोड़ा क्रिटिकल असेसमेंट करते हैं क्या, कि स्टार्ट कैसे करोगे कि नालसा हैज सक्सेसफुली इंस्टीट्यूशनलाइज लीगल एड बट चैलेंजेस रिमेन, जैसे कि लो अवेयरनेस, क्वालिटी इशू, अंडर यूटिलाइजेशन। इस हिसाब से एक कंक्लूजन वन में तो क्या क्रिटिकल असेसमेंट के साथ कर सकते हो आप। अगर सेकंड करना हो तो, अगर पॉजिटिव ही करना हो तो आप कैसे कर सकते हो कि फ्री लीगल एड क्या है, कॉर्नर स्टोन है कि क्या इंश्योर करने के लिए, जस्टिस फॉर ऑल, इनकम्बेंट जो मतलब सोसाइटी के अंदर जो सिस्टम है वर्क सिग्निफिकेंटली, और रिमूव कर सके हम ऑब्स्टेकल, जिससे सबको जस्टिस ट्रूली और एक्सक्लूसिवली मिल सके। इसके लिए क्या है, हमारा फ्री लीगल एड बहुत जरूरी है। तो ये क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ आगे सोचते हुए कर सकते हो, या क्रिटिकल असेसमेंट टाइप का कंक्लूजन कर सकते हो, जो आपके दिमाग में वहां पे सेट हो वैसा आप कर सकते हो। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, यूपीएससी 2023 का आया हुआ ये क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए लिविंग इंस्ट्रूमेंट विद कैपेबिलिटीज ऑफ इनॉर्मस डायनेमिज्म, with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society. Illustrate with special reference to expanding horizons of the right to life and personal liberty. अब क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, वहां पे भी कितने में आया था ये, 10 नंबर में आया था, और आपके एग्जाम में कितनी जगह है, 10 नंबर की एक ही पेज की जगह। तो अपने को उसी हिसाब से लिखना होगा आंसर, सोचना होगा उसी हिसाब से कि कैसे इसको अपन अपना जो पेज मिलेगा, अब जो थोड़ी सी बढ़ा दिया तो 1.5 पेज मिलेगा, लेकिन अपने पास कंस्ट्रेंट रहेगा कि इतने, देखो पार्ट 2-3 हो गए इसके अंदर। पहला पार्ट तो क्या हो गया, ये क्या है, लिविंग इंस्ट्रूमेंट है, और इसमें क्या कैपेबिलिटी है, डायनेमिज्म की कैपेबिलिटी है। दूसरा साथ ही साथ क्या है कि ये मेड किस लिए बनाया गया, प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए। फिर तीसरा इसमें ये भी पॉइंट लिखना है कि ये रेफरेंस देखे कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है, वो कैसे उसमें डायनेमिज्म आया, वो कैसे प्रोग्रेसिव की तरफ ज्यादा से ज्यादा बढ़ा है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, तो वो कैसे नए उसकी तरफ बढ़ा है। तो ये पूरा इस क्वेश्चन में अपने को कैटर करना है। देखो इतनी चीज है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन आते ये दिमाग में लगाना है कि क्या क्या कैटर करना है, फिर आपके पास कितना स्पेस है। तो सबसे पहले तो आपको इंट्रो में क्या लिखोगे कि भाई लिविंग इंस्ट्रूमेंट होता क्या है ना, कि लिविंग इंस्ट्रूमेंट है क्या। तो आप ये देखोगे तो लीगल जो वो है लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, उसके हिसाब से लिविंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो कैपेबल हो अडॉप्ट करने के लिए। चेंज हो रहे हैं जो हमारे, क्या अडेप्ट किसके साथ कर सके, चेंजेस हैपनिंग,
और जो नए नॉर्म्स, जो चेंजेस और जो नए नॉर्म्स आ रहे हैं सोसाइटी के, उनके साथ अडेप्ट कर सके, उनके साथ साथ क्या, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस और नॉर्म्स के साथ, और इनके साथ अडेप्ट करते हुए हमेशा रिलेवेंट एज वेल एज इफेक्टिव रह सके। तो क्या होगा, वो लिविंग इंस्ट्रूमेंट होगा। कैसे कि जो हमारी अगर सोसाइटी चेंज हो रही है, हम 21वीं सदी में आ गए, तो 21वीं सदी के हिसाब से अगर हमारा 20वीं सदी में लिखा गया, 1950 में लिखा हुआ संविधान 2026 के जो चेंजेस हैं, उनके साथ अपने आप को मॉडिफाई कर सके। तो इसके क्या प्रोविजन है, ये किससे इंश्योर करता है, ये हमारा पार्ट जो 20 है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा आर्टिकल 368, अपने को लिखना है पार्ट 20 ऑफ आर्टिकल 368 एंश्योर्स अमेंडिंग प्रोसीजर है। तो इन अमेंडमेंट के जरिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या रखता है, एक लिविंग इंस्ट्रूमेंट रखता है। तो क्या है कि जो लिविंग इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट है वो हम इसी में इंक्लूड करते जा रहे हैं। अब हम सेकंड पार्ट में क्या करेंगे कि कैसे ये डायनेमिक नेचर है, इसका डायनेमिक नेचर के ऊपर हम बात करेंगे कि इसके कैपेबिलिटीज हैं, जो लिविंग इंस्ट्रूमेंट है इनॉर्मस, इसके अंदर डायनेमिज्म है, और ये कैसे एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ ले जा रहा है, जो इसका इनॉर्मस डायनेमिज्म है। ये हमें कैसे प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ ले जा रहा है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जितना हार्ड लग रहा था आपको उतना ही आसान है। क्यों, आपको कुछ नहीं करना। डायनेमिज्म का मतलब क्या है, डायनेमिज्म का मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर जो अमेंडमेंट होते आ रहे हैं, प्रोग्रेसिव सोसाइटी मतलब वो सारे प्रोग्रेसिव ही चेंज हो रहे हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट आपके अमेंडमेंट कोई भी याद आए, वो सब के सब क्या है, इसी का पार्ट होंगे। अब क्या है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कुछ याद नहीं आ रहा, अभी क्या था डेली न्यूज में, क्या रह रहा है, नारी वंदन अधिनियम, है ना, 2023 में आ गया, हमारा अमेंडमेंट है। तो ये क्या है, डायनेमिज्म दिखा रहा है ना। क्या, अब इसमें दो लाइन क्या लिखोगे कि हमारी सोसाइटी जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी, उसमें क्या चाहिए, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बराबर हो। देखो कोई भी पॉइंट दे उसके साथ दो लाइन लिख देना। मैंने क्यों लिखा, मैं क्या कह रहा हूं, जो चीज आपकी याद आए उसी के आगे दो लाइन ये दिखाना कि कैसे प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ ले जा रहा है। कि एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में क्या होगा, मैन इक्वल वुमेन टू वुमेन, तो वो तभी इंश्योर होगा जब क्या होगा, वुमेन को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बराबर हो आदमियों के। इसलिए नारी वंदन अधिनियम हम लेके आए थे, दिखा रहा है कि हमें डायनेमिज्म, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डायनेमिज्म है, वो हमें एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ ले जा रहा है। दूसरा, आपके और कुछ याद नहीं आया तो क्या है, दूसरा ऐसा बड़ा अमेंडमेंट कौन सा हुआ था, हमने जीएसटी देखा था, कौन सा, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 में आया था। तो ये कैसे प्रोग्रेसिव या डायनेमिज्म है, तो इसमें क्या किया था, अपने को क्या है, कुछ नहीं लिखना, कि ये इसने हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पूरा सिस्टम था, कि इसने हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पूरा सिस्टम था उसको क्या कर दिया, एक स्ट्रीमलाइन कर दिया, और हमें एक बेटर टैक्स स्ट्रक्चर की तरफ लेके गया। तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी की पहचान है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो बिल्कुल सही है, और साथ ही साथ इसमें इनॉर्मस डायनेमिज्म भी दिखा रहा है। तीसरी चीज आप क्या लिख सकते हो, आपके जो भी चीज याद आए, हमारे क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन लाए थे हम, ये आपको पता ही है ऐसी चीजें। किसमें, केशवानंद भारती जजमेंट में, इसमें आपको सारे बड़े बड़े पॉइंट्स लिखने हैं। केशवानंद भारती जजमेंट 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का आया था, उससे क्या इंश्योर कर रहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल सेम रहे, पर उसके साथ साथ जो हमारे को जो चेंजेस है उसके साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकें। इसलिए ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ भी तो ले जा रहा है कि हमारे कोर इंश्योर रहें, पर चेंजेस के साथ हम चेंज होते रहें। फिर डायनेमिज्म और कैसे दिखा रहा है, अगर आपको चौथा पॉइंट आ जाए तो इसके लिए हमारा क्या है कि जो राइट टू एजुकेशन, आरटीए आया था ना, राइट टू एजुकेशन, कब आया, 2002 में, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। कैसे लिख देंगे हमारा, एक ये डायनेमिक नेचर था हमारे सोसाइटी के, एजुकेशन को हमें बढ़ाना था। इसके लिए एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी तभी प्रोग्रेसिव ट्रूली हो सकती है जब उसमें एजुकेशन की फैसिलिटी अच्छी हो। तो इसलिए हमारा राइट टू एजुकेशन एक बहुत ही तगड़ा स्टेप था इस फील्ड में।
ये हो सकता है, ठीक है। एक अब इसमें मतलब अगर आपको मतलब ऐसे दिखाया जाए तो सबसे जो इंपॉर्टेंट था, अगर आपको क्या होता है कि अच्छा राइट्स की बात करते हैं, वुमेन की हमने बात कर ली थी, अब क्या किसी और दूसरे मार्जिनलाइज सेक्शन की जब हम बात करें तो क्या है, अगर आपको कुछ यार डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, ये क्या एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ जो आप भी ध्यान रखना जो वेस्ट में या उधर जो डिमांड हो रही है, तो ये किसमें हुआ था, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हुआ था। तो क्या है, आपको ये दिखाता है कि जो होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज करके हमने दिखा दिया कि जो अभी करंट टाइम की जो नीड थी जनता की, उसके साथ हमारे देश का संविधान भी चेंज हो सकता है और साथ ही साथ एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ ले जाने की हमारी ये कोशिश है। अब हमने क्या है, स्पेशल जो प्रोविजंस है डायनामिक सोसाइटी, वो किसमें, एक पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ इसने बहुत ज्यादा पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे कि जो आर्टिकल 21A है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसमें कैसे चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले सबसे जो मेजर चेंज आया कैसे, डायनामिक नेचर के साथ प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनने की साइड कैसे, तो सबसे पहले इससे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जजमेंट है वो कौन सा है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कब आया था ये, 1980। कुछ फेमस केसेस आपने देखा था, केशवानंद भारती, गोलकनाथ केस, मेनका गांधी केस, इंदिरा साहनी जजमेंट, तो ये कुछ ऐसे IR कोहेलो जजमेंट, ये कुछ ऐसे फेमस जजमेंट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। तो इनमें से जो एक बहुत ही बड़ा जजमेंट है वो है मेनका गांधी केस। इसमें क्या हुआ था, हमारे को जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 को कैसे ले रखा था, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यही लिखा हुआ है कि तभी ले सकते हैं। लेकिन इसको हमारा जो नया इंटरप्रिटेशन है वो इसको किसकी तरफ ले जा रहा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ। और जैसे ही मेनका गांधी जजमेंट में ये इसका इंटरप्रिटेशन लिया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला, हमारा आर्टिकल 21 में जो लिखा हुआ है, उसके बाद से आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हो गया था, सबसे इंपॉर्टेंट राइट। और जो सबसे ज्यादा चेंजेस आए लोगों के, सबसे डायनेमिक जो बना और चेंज आए जो लोगों के लिए, वो क्या थे, मेनका गांधी जजमेंट के बाद आर्टिकल 21 ही बना। इसमें कुछ फेमस जजमेंट सब लिखो जो कि हमारी प्रोग्रेसिव अगर सोसाइटी दिखा रहे हैं, तो फेमस जजमेंट लिखेंगे तो क्या है भाई, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन है जो एक्ट हमारा 2005 में पास हुआ था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में पास हुआ था हमारा। तो इसमें क्या था, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के अंदर ही था ये राइट टू इंफॉर्मेशन। सबसे आजादी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट आया था पीपल्स फ्रीडम के लिए, तो राइट टू इंफॉर्मेशन ही था। तभी तो जनता को पता चलने लगा था कहाँ क्या चल रहा है, कैसे करप्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट आया था। इसको डायल्यूट करना हमारे देश के लिए काफी नुकसानदायक होगा आगे चल के, जो डायल्यूट हुआ है इसका डायल्यूशन, अभी नहीं तो आगे आने वाली सरकारों में भी हम देखेंगे कि इसको डायल्यूट नहीं करना चाहिए था। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट मानता हूं मैं आजादी के बाद भारत के लोगों के राइट्स के लिए। इसके अलावा क्या आया था, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी आया था ना हमारा, जस्टिस केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कब आया था, 2017 में एक केस था। तो ये क्या दिखा रहा है कि राइट टू प्राइवेसी को हमने क्या माना, फंडामेंटल राइट माना आर्टिकल 21A के अंदर। ये हमारा डायनेमिक नेचर दिखा रहा है कि जो हमारी सोसाइटी की जो नीड्स उभर के आ रही थी, प्राइवेसी इतना बड़ा मैटर बन रहा था, तो उसके साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हुआ और वो एक प्रोग्रेसिव थॉट की तरफ आया और राइट टू प्राइवेसी जैसी चीज को हमने क्या माना, हमारा फंडामेंटल माना, राइट माना। चौथा क्या है, राइट टू डाई विद डिग्निटी। ये क्या, अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था इसके लिए। दो 2011 का ये जजमेंट था हमारा। इसमें क्या था, जो पैसिव यूथनेसिया है, उसको क्या किया था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, लीगलाइज किया था। तो
तो ये क्या है, राइट टू डाई भी मतलब किसके अंदर है, तो ये भी पार्ट है, राइट टू लाइफ के ही पार्ट है, राइट टू डाई भी आर्टिकल 21(1) का। तो ये दिखा रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे जो डिमांड्स आ रहे हैं सोसाइटी में उनके साथ चेंज हो रहा है। उसके बाद एक होता है राइट टू इंटरनेट, ये भी आर्टिकल 21(1) के अंदर हमें राइट टू इंटरनेट सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर किया था, मानना था आर्टिकल 21(1) का पार्ट। अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था जो अब इनमें से क्या है कि आपको ये सोच रहे हो कि सब में केस लिखना, देखो कुछ तो फेमस है, जैसे मेनका गांधी केस है, ये आपको एग्जाम में लिख के आना था और ये आपकी याद आ जाएगा क्योंकि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात हो रही है तो मेनका गांधी। उसके बाद हमने क्या लिया, राइट टू इंफॉर्मेशन लिया, राइट टू प्राइवेसी लिया, राइट टू डाई लिया। इसके अलावा आप राइट टू एजुकेशन भी लिख सकते थे इसमें भी, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 21 यही तो है, 21 का ही सब पार्ट के तौर पे ही तो हम उसको लेके आए थे, तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते थे। और कोई भी चीज जो आपको लिखे आपके दिमाग में आए कि राइट टू आर्टिकल 21 पढ़ा है आपने, जो जो आपके इतने हजारों जो चेंज हुए हैं जिनको हमने आर्टिकल 21(1) के अंदर लिया है उन सबको आप लिख सकते थे। ये 5 हमने आपको इसलिए दिखाए कि प्रोग्रेसिव सोच दिखा रहे थे केस ये कि आपका आगे अब अगर आप कोई क्वेश्चन करो आर्टिकल 21 के आसपास तो आपके ध्यान आए, ये केसेस ध्यान आए, आप एनरिच कर सको। अब कंक्लूजन क्या करोगे, इसका पॉजिटिव ही कंक्लूजन करोगे, इसका कंक्लूजन पॉजिटिव ही करोगे, पॉजिटिव नेचर में इसको कंक्लूड करोगे कि आर्टिकल 21 ये मैनिफेस्ट करता है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, लिविंग डॉक्यूमेंट है, जो अमेंडमेंट्स है इसके ये रिक्विसाइड चेंजेस हैं जिससे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोग्रेसिव सोसाइटी के हमारे जो नीड्स है 21st सेंचुरी की उनको मैट कर सके और जो हमारे जो लोग हैं उनकी लाइफ को अच्छे से कर सके। अब क्या है, राइट टू मूवमेंट एंड रेजिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू इट्स सिटीजन्स बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। कमेंट ये आया था यूपीएससी 2022 में। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या है ये, किसकी बात कर रहा है, राइट टू मूवमेंट आर्टिकल 19(1)(d) और रेजिडेंस 19(1)(e) थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स। तो ये क्या बात कर रहा है, बस 19(1)(d) और 19(1)(e) के कैसे अवेलेबल है सबके सबको और क्या इनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस है उनकी बात कर रहा है। तो ये कमेंट करना है इस पे। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, अपन इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अपन इंट्रो कैसे लिखेंगे कि 19(1)(d) और आर्टिकल 19(1)(d) और 19(1)(e) है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो क्या गारंटी करते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और रेजिडेंस करते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस, पर ये एब्सोल्यूट नहीं है। क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, इन पे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लगे हुए हैं। उसके बाद जब आप मेन बॉडी लिखोगे इसकी, तो मेन बॉडी में क्या लिखोगे आप, पहले 19(1)(d) को लिख लो। 19(1)(d) क्या इंश्योर करता है हमारे को, फ्री मूवमेंट। क्या इंश्योर करता है कि फ्री मूवमेंट इंश्योर करता है, पर इस पे कुछ फ्री मूवमेंट कहां पे, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हर सिटीजन को राइट है, कोई फ्रीली मूव कर सकता है। तो ये बेसिक डिटेल्स है जो लिख दोगे आप, इसी तरीके से लिखना है, इसमें मैं इसलिए कुछ नहीं बता रहा हूं। पर इस पे अपन क्या लिखेंगे, फिर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं किसके अंदर, 19(5) हमारा जो है, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस किस चीज की है कि इसमें इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक लगा सकते हो, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ, क्या, प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। कि प्रोटेक्शन की ये दो तरीके हैं जिनकी वजह से इस पे आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। अब प्रोटेक्शन ऑफ जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं इनके लिए अपन ने एक नाम सुना होगा, उसको यहां मेंशन जरूर कर देना, वो है इनर लाइन परमिट सिस्टम। कि आप के अगर याद नहीं आएगा अरुणाचल या किस किस एरिया में है, आप इतना लिख देना कि काफी काफी ट्राइबल एरिया में हमें इंडिया में जाने के लिए इनर लाइन परमिट सिस्टम की व्यवस्था है, जिसके अंदर अगर उन एरिया में आपको जाना है तो पहले परमिशन रिक्वायर्ड होती है, लोकल अथॉरिटीज से परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, तभी आप परमिशन लेने के बाद उन एरिया में जा सकते हो। क्यों, जिससे कि उस एरिया में जो ट्राइब्स रह रही हैं उनको आप इंश्योर कर सको कि उन पे। फिर सिमिलरली क्या लिखोगे, 19(1)(e) के बारे में लिखोगे। सिमिलर क्या है,
19(1) के बारे में लिखोगे कि कैसे रेजिडेंस की थ्रू आउट द टेरिटरी में अलाउ है, और सिमिलर जो 19/5 में 2 रेस्ट्रिक्शंस थे वही रेस्ट्रिक्शन 19(1) पे है। कौन सा? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो लिख दोगे आप, ये बेसिक पूरी थीम हो गई, यही आंसर है। इसके बाद अगर आपको इसको इंश्योर करना है तो कि अब उसके बाद क्या लिखोगे कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी अपने वेरियस जजमेंट्स में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको क्या किया है? जस्टिफाई किया है। तो इसके लिए आप आंसर के मतलब कि आप कैरेक्टर इनरेचमेंट के लिए 2 केस लिख लेना। एक तो खड़क सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ यूपी। क्यों बता रहा हूं, क्यों करवा रहा हूं? यूपीएससी में आया हुआ है तो आरएस में भी आ सकता है, इसलिए इसको हम औरों से थोड़े से 1-2 नंबर फालतू ला सकें, इसलिए अपने को 1-2 केस लिखने पड़ेंगे। खड़क सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वैसे अगर आप 19(1)D ई इनर लाइन परमिट सिस्टम वगैरह एक्सप्लेन करते हो वो भी लिखाओगे, उसके बाद सीधा कंक्लूड कराओगे, तो भी आपका आंसर बिल्कुल अप टू द मार्क है। अगर ये 5 नंबर में, अगर राजस्थान में आएगा तो ज्यादातर संभावना है कि इसको 5 नंबर में देंगे, अगर सेम ही क्वेश्चन आता है तो। आप क्या लिख लो? खड़क सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 19, यूनियन ऑफ इंडिया नहीं, स्टेट ऑफ यूपी था ये केस, सॉरी यूनियन ऑफ इंडिया क्यों लिख रहा हूँ, स्टेट ऑफ यूपी ये केस था 1963 का। इसमें क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि एब्सोल्यूट नहीं है ये राइट, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अलाउ हैं। इसने क्या कहा था? इंश्योर किस चीज के लिए? आप लगा सकते हो पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे, खड़क सिंह केस में कहा था, एज वेल एज अगर कहीं नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट लग रहा है तो भी आप लगा सकते हो। तो क्या नेशनल सिक्योरिटी प्रोविजंस पे भी आप मूवमेंट और रेजिडेंस पे लगा सकते हो। अपने बॉर्डर एरिया है वहां पे कई बार आपको नहीं जाने दिया जाएगा, क्यों? सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है, अगर लड़ाई वड़ाई हो रही है या कुछ ऐसी कंडीशंस है तो नेशनल सिक्योरिटी या फिर पब्लिक ऑर्डर, अगर दंगा वंगा हो रहा है कहीं पे सेक्शन 144 लगा हुआ है तो भी आपको जाने से रोका जा सकता है। किसमें? खड़क सिंह केस में हुआ था। एक दूसरा केस कौन सा इसमें? स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 में। इसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को मानना था। किसमें? कि बॉर्डर एरियाज में रीजनल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो बॉर्डर एरियाज में। किस लिए? नेशनल सिक्योरिटी पर्पस से। बॉर्डर है ना अपने राजस्थान में, तो नेशनल सिक्योरिटी पर्पस से इसमें लगा सकते हो। ये 2 केस आप लिख देना इस पे। इसके बाद इसको कंक्लूड कैसे करोगे? तो ये करोगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है कि हमारे को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और रेजिडेंस दोनों हैं, पर ये केसेस एज वेल एज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल 19/5 के प्रोविजंस हैं वो बताते हैं कि हम रीजनल रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं। ये भी जनरल पब्लिक है उसी के इंटरेस्ट के लिए लगाए जा रहे हैं, ताकि हम नेशनल सिक्योरिटी और हमारा जो पब्लिक ऑर्डर है और जो वनरेबल ट्राइबल्स वगैरह हैं उनको इंश्योर कर सकें। तो ये दोनों ही हमारे देश को अच्छे से मैनेज करने के लिए, चलने के लिए जरूरी है। ऐसा पॉजिटिव आउटलुक के साथ आप कंक्लूड कर सकते हो। पर ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। अब क्या है? चौथा है डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर्स दैट इनहिबिट इंडिया फ्रॉम इनेक्टिंग ए यूनिफॉर्म सिविल कोड एज प्रोवाइडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसमें क्या है? आपको वो पॉसिबल फैक्टर्स बताने हैं जो क्या कर रहे हैं? इनहिबिट कर रहे हैं इंडिया को। क्या इनेक्ट करने से? यूनिफॉर्म सिविल कोड। किसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें? आर्टिकल 44। किसका? डीपीएसपी के अंदर ही तो आता है। आर्टिकल 44 किसकी बात करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आपको क्या है इसमें डिस्कस करना है कि क्या वो कौन से पॉसिबल फैक्टर्स हैं जो इनहिबिट कर रहे हैं इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से। तो आप इसका इंट्रो किससे लिखोगे? क्या लिखोगे इंट्रो? कि जो हमारा पहला, तो 2 टाइप का इंट्रो लिख सकते हो। पहला टाइप का तो कैसे लिख सकते हो भाई? आप 2 टाइप का इंट्रो लिख सकते हो। एक तो डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड से सीधा कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि आर्टिकल 44 जो बात करता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। इसकी डेफिनेशन क्या कि ये रेफर करता है उन कॉमन लॉज को और गवर्निंग जो पर्सनल मैटर्स हैं, जैसे कि मैरिज है, डिवोर्स है, इनहेरिटेंस वगैरह के लिए एक कॉमन लॉ आए पूरे देश के हर नागरिक के लिए, तो उसको हम क्या नाम देंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो कि एक ऐसा कोड आएगा जो
पर्सनल लॉ से जो रिलेटेड मैटर्स हैं वो पूरे देश के नागरिकों पे समान रूप से लागू हो सकें। तो आर्टिकल 44 जिसकी मांग करता है वो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो कि भाई अपना जो कि यूनिफॉर्म कोड, मतलब इसका थोड़ा नेगेटिव टाइप से की कर सकते हो, यूसीसी एज यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44 रिमेन वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेजिस्लेटिव चैलेंजेस विच मतलब इंटेंट टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन और जेंडर जस्टिस है। लेकिन उसके बाद भी क्या है कि सबसे कॉम्प्लेक्स लेजिस्लेटिव चैलेंज है ये, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये प्रमोट करेगा नेशनल इंटीग्रेशन को एज वेल एज जेंडर जस्टिस को। फिर भी लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इनहेबिटिंग फैक्टर्स हैं जो कि इसको आज तक इंश्योर नहीं होने दे रहे। क्या होने दे रहे? नहीं होने दे रहे। किसको? फिर अपन नीचे किससे करेंगे कि इनहेबिटिंग फैक्टर्स जो इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होने में दे रहे उनको सीधा आंसर। तो ये क्या कनेक्टिंग आंसर हो जाएगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है। तीसरा ये भी लिख सकते हो कि हमारे जो जिनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या जो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, वो ये मानते थे कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन और वुमेन के लिए जो जस्टिस है उसके लिए बहुत ही जरूरी था। डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम लिख के और ये कह के कि उनके ये विचार थे कि ये लागू होना चाहिए उन्होंने। तो इसलिए देखो उसके बाद भी उस टाइम की कंडीशंस अलाउ नहीं करती थी, पर वो चाहते थे कि भविष्य में जैसे ही हम तैयार हों सबसे पहले हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, पर फिर भी हम आज तक उनके विश को पूरा नहीं कर पाए हैं। तो इसके कुछ इनहिबिटिंग फैक्टर्स हैं, लेट्स डिस्कस। किसी भी तरीके से आप इंट्रो लिख सकते हो, डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से लिख सकते हो बेसिक डेफिनेशन से, या फिर ऐसे लिख के कि कॉम्प्लेक्स लेजिस्लेटिव चैलेंज है जो नेशनल इंटीग्रेशन जेंडर जस्टिस की बात करता है, पर फिर भी नहीं हो रहा अभी तक इंप्लीमेंट। तो इसके फिर अपन सीधा क्या है इस पे इनहिबिटिंग फैक्टर्स, कि क्या फैक्टर्स हैं जो रोक रहे हैं किसको इंप्लीमेंट होने से यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि भाई पॉलिटिकल विल भी तो होनी चाहिए। पॉलिटिकल विल ही नहीं है, पॉलिटिकल कंसिडरेशन ही नहीं है इसका एक्सप्लेन करोगे कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं है। अभी तक अपना हमारे जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने कोई कॉन्सेंसस लाने की कोशिश ही नहीं की, ना वो खुद लेके आए इस हिसाब से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम इंप्लीमेंट कर सके। दूसरा क्या लिखोगे, पॉलिटिकल हो गया, उसके बाद क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो क्या है, क्लैश है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का। कैसे? आर्टिकल 44 किसकी बात करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, पर साथ ही साथ इसके साथ क्लैश कौन करता है? आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आर्टिकल 44 क्या इंश्योर करते हो? आर्टिकल 25 के अंदर क्या है? जो रिलीजियस हम फ्रीडम की बात करते हैं। तो क्या ये आर्टिकल 44 को जो इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या आर्टिकल 25 के अंदर जो पर्सनल फ्रीडम है रिलीजन की उसको इंपीच नहीं करेगा, उसको इंपिंज नहीं करेगा? ये कैसे है, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है। तो ये क्या 25 और 44 का जो क्लैश है वो बहुत मुश्किल पैदा कर रहा है। तीसरा क्या लिख सकते हैं? तीसरा जो सबसे बड़ा फियर है, फियर ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। ये आपको लिखना ही है, चाहे देखो सरकार किसी की भी हो, लेकिन ये एक सबसे इंपॉर्टेंट इनहिबिटिंग फैक्टर है, फियर ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। जो हमारे माइनॉरिटीज हैं या अलग अलग जो सेक्शन है वो क्या सोचते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उसके जो नॉर्म्स होंगे और जो वैल्यूज होंगी वो कौन सी वैल्यूज होंगी? वो वैल्यूज होंगी, वो नॉर्म्स होंगे जो मेजोरिटी कम्युनिटी के नॉर्म्स और वैल्यूज हैं। ना कि ये क्या होगा, ट्रूली यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा जो कि सबके कॉन्सेंसस से सबकी चीजों का विचार रखते हुए ट्रूली जेंडर जस्टिस को प्रमोट करते हुए बनेगा। तो ये फियर है मेजोरिटेरियनिज्म का, जो बहुत ही लेजिटिमेट फियर है। आंसर में आपको लिखना ही पड़ेगा, आप ये नहीं सोचे कि लिखना है या नहीं लिखना है, ये फियर है, जो एक्चुअल आंसर है वो आपको लिखना ही पड़ेगा। फिर क्या है, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे देश की। आप क्या सोच रहे हो, ये सिर्फ रिलीजन का खेल नहीं है भाई, कि ये सिर्फ रिलीजियस डाइवर्सिटी पर्सनल लॉज की बात नहीं है। हमारे ट्राइबल्स भी तो हैं, 6th शेड्यूल है हमारा, 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है। उन एरियाज में उन लोगों के खुद के कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं।
तो उनको कैसे इंश्योर करोगे भाई? वो तो एंशिएंट टाइम से चले आ रहे, हम उनको प्रिजर्व करना चाहते हैं, तभी तो 5th और 6th शेड्यूल एरियाज बनाए। तो क्या हमारा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा इनको इंपिंज नहीं करेगा? और अलग अलग एरियाज में अगर करे तो क्या ये सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी जाएगी? क्या एक उससे नुकसान नहीं होगा हमारे देश का जो ट्राइबल्स उनका? और रेजिस्टेंस भी तो आएगा ट्राइबल्स और उन सब की तरफ से। तो इसलिए ये इंश्योर करना भी कि हम कैसे हमारे 6th और 5th शेड्यूल एरियाज हैं उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर भी प्रोटेक्ट कर पाए, ये इंश्योर करना भी जरूरी है। साथ ही साथ जुडिशियल अप्रोच की बात करेंगे, सबकी बात हो ली तो जुडिशियल अप्रोच। वैसे तो जुडिशियल अप्रोच अब तक क्या रही है? इसके फेवर में रही है। कैसे फेवर में रही है? शाहबानो जजमेंट आया था और कौन सा आया था? सारा मुदगल। शाहबानो जजमेंट एज वेल एज सारा मुदगल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट किसके फेवर में था? यूसीसी के। उसके अलावा लिख सकते हो कि आप हमारा जो लॉ कमीशन है उसने भी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फेवर किया है। पर फिर ये आप कंक्लूड कर सकते हो, जब 4-5 पॉइंट हो गए तो इसके बाद आप इसका सीधा कंक्लूजन लिख सकते हो। कंक्लूजन कैसे रहेगा कि पॉजिटिव आउटलुक है कि हाँ ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यू है। ये अगर ये क्या लिखोगे आप कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यू है, हाँ लागू हुआ, अगर अच्छे तरीके से लागू हुआ तो ये क्या कर सकता है? नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करेगा और जेंडर जस्टिस को इंश्योर करेगा। नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करेगा और जेंडर जस्टिस को इंश्योर करेगा। पर अगर इसको लागू करने में दिक्कतें हुई तो ये हमारी सोसाइटी को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी सोसाइटी को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए अब तक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं वो इस पे कॉन्सेंसस नहीं ला पाए। पर इसके बाद अगर आपने बी आर अम्बेडकर जी को यूज वहां नहीं किया है तो यहां यूज करेंगे। हमारे फोर फादर्स जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी चाहते थे कि लागू हो, तो हमें एक नेशनल कॉन्सेंसस इस हिसाब का बनाने की जरूरत है जिससे कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट कर पाए। ये हमारा कंक्लूजन होगा। डिपेंड करता है कि आपने इंट्रो क्या दिया था, उसी हिसाब से आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। अब पांचवा हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट with reference to its alleged violation of Article 19 of the Constitution। बहुत कम संभावना है कि ये क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में आए। क्यों बहुत कम संभावना है? क्योंकि 2015 में क्या हो गया, सेक्शन 66A है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, नहीं जो आईटी एक्ट का सेक्शन 66 है, इसको क्या स्ट्रक डाउन किया जा चुका है। किसमें? ये हमारा जजमेंट आया था 2015 में, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट आया था 2015 में। इसमें क्या हुआ था, जो हमारा सेक्शन 66 है उसको क्या कर दिया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था। इसलिए हम पूरा इसका इंट्रो क्या होता है, 66 एक के आसपास इंट्रो होता है इसका, और कैसे 19 का वोलेशन कर रहा है, तो क्यों स्ट्रक डाउन किया था ये पूरी चीज हम समझ लेते। तो क्यों किया था कि जो लाया किस लिए गया था, तो 66A किस लिए था कि जो हमारा साइबर क्राइम्स है उसको रोकने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था 66A। इसमें क्या थे, कुछ वेग टर्म्स थे, वो क्या थे, वेग टर्म्स थे, इसको वेगली डिफाइंड थीम्स थी, लाइक ऑफेंस, इनकन्वीनियंस, अनोयंस, मतलब ऐसे था कि इनसे पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे इनकी क्या थे, वेग थे इसके जो प्रोविजंस थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो सरकार थी हमारा, वो इस पे क्या रेस्ट्रिक्शंस ला सकती थी, इंडिविजुअल जो फ्रीडम है किसकी, इंडिविजुअल। आर्टिकल 19 के अंदर क्या है हमारी, इंडिविजुअल जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर, क्योंकि अलग अलग जो इसके प्रोविजंस थे वो बहुत ही वेगली डिफाइंड टर्म्स थे, इसकी वजह से क्या हो रहा था, सप्रेशन हो रहा था किसका, डिसेंट का या फिर क्रिटिक। तो श्रेया सिंगल केस में क्या हुआ था कि जो श्रेया सिंगल थी, इसने जो बाला साहब ठाकरे एक्सपायर हुए थे तो उस पर कुछ कमेंट कर दिया था, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनको गिरफ्तार कर लिया था इसमें सेक्शन 66A के अंदर। तो ये किस में गई थी, सुप्रीम कोर्ट गई थी, लॉयर थी, तो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्ट्रक डाउन ही कर दिया था 66A को। क्यों कि आर्टिकल 19 का वोलेशन है। अभी बस इतना है समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम, 0% लगभग मान लो संभावना है कि एग्जाम में आए। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हमारे को अपने वैल्यूएबल सजेशंस दें जिससे कि हम इम्प्रूव कर सकें आपके लिए और नया
हम आपके अगला कंटेंट जल्दी लेके आएंगे।